नमस्कार दोस्तों, दीक्षिता हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 10 की लोक भारती का जो चौथा पाठ है, दूसरी इकाई का छापा, उसका अध्ययन करेंगे, उसके भाव को जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है कवि ओम प्रकाश आदित्य के द्वारा। तो पहले हम कवि का जो सामान्य परिचय है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है वो 1936 गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु जो है 2009 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। यानी ओम प्रकाश आदित्य जो हैं वो हिंदी की वाचिक परंपरा में, यानी आपस में बोलचाल की जो परंपरा है वाणी के माध्यम से, उसके हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। साथ में छंद शास्त्र और काव्य की जो गहनतम ज्ञान है वो भी उनको गहनतम ज्ञान था। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे और अनेक जो कवि सम्मेलन होते हैं हिंदी के अंदर, उसके अंदर ये भाग लेते थे। इनके द्वारा लिखी हुई कृतियां हैं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बेटी छत पर, ये काव्य संग्रह है, सभी काव्य के रूप में इन्होंने लेखन किया है। अब देखिए पद्य संबंधी में क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। यानी प्रस्तुत कविता के अंदर जो है वो हास्य व्यंग्य के माध्यम से इसका भाव बताया गया है कि इसके अंदर जो आयकर विभाग की जो कार्यप्रणाली है उसको किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है और कैसे जो जिसके घर पे छापा मारा जाता है वहां पर उसकी स्थिति क्या होती है उसके बारे में कवि ओम प्रकाश आदित्य ने इसमें बताया गया है। तो देखिए, हम इसका भाव को जानते हैं, एक एक पंक्ति करते हुए पढ़ते हुए इसके भाव को जानते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे घर पर छापा पड़ा है और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। वे आए यानी कवि कह रहे हैं कि सीधे वो आते हैं, मेरे घर में घुस जाते हैं और मेरे से कहने लगते हैं कि सोना कहाँ है। सोना, यहां पर बच्चों सोना का अर्थ कवि ने स्वर्ण लिया है, यानी सोना। मैंने कहा मेरी आंखों में है। अब कवि क्या कह रहे हैं, जैसे ही आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो आकर के उनसे पूछते हैं कि भाई सोना कहाँ रखा है, तो वो कहते हैं सोना जो है, सोना का अर्थ जो है वो व्यंग्यात्मक रूप से लेते हुए, साहित्य से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि कई रात से मैं सोया नहीं हूं, वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। यानी इससे पहले ये पंक्ति देखो वापस, मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। तो आपको समझ में आया होगा कि वो सोने की, नींद की बात कर रहे हैं कि अधिकारियों ने तो पूछा कि सोना कहाँ है और कवि ने क्या उत्तर दिया उसका, साहित्यिक रूप से जोड़ते हुए कि मेरी आंखों में है सोना क्योंकि मैं कई रात से सोया नहीं हूं। तो अधिकारी जो हैं वो क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर के बोलते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण, स्वर्ण दो स्वर्ण। यानी स्वर्ण का मतलब भी सोना होता है, ये स्वर्ण का, सोना का समानार्थी शब्द है। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। बच्चों क्या बताया कवि ने, स्वर्ण का अर्थ साहित्यिक शब्दों से जोड़ते हुए, साहित्य से जोड़ते हुए उन्होंने क्या बताया कि सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। सुवर्ण का मतलब होता है अच्छे अक्षर, सु का मतलब अच्छा, वर्ण का मतलब अक्षर, यानी अच्छे अक्षर। यानी मैंने मेरे काव्य में अच्छे अक्षर बिखेरे हैं। आपको अगर स्वर्ण ढूंढना है तो वहां पर जाइए, उन्हें मैं कैसे दे दूं। और मैंने उनको बड़ी मुसीबत से, बड़ी समस्या से सामना करते हुए उनको मैंने बिखेरा है काव्य के रूप में, तो मैं उनको आपको कैसे दे सकता हूं। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं। अधिकारी क्या बोलते हैं कवि को
कि भाई तुम समझे नहीं, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, आप समझ क्या रहे हो। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, यानी आपने जो बिना अधिकार के जो अर्थ इकट्ठा किया है वो चाहिए। अब अर्थ का मतलब जो है वो कवि ने अपनी कविता का भाव लिया और उसको कैसे उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी कविताओं में है। यानी अगर आपको अर्थ चाहिए तो अर्थ तो मेरी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। अगर तुम्हें मेरी कविताओं में अगर अर्थ चाहिए तो ढूंढ लो, मेरे पास तो कोई अर्थ है नहीं। इस प्रकार से जो कवि हैं वो अधिकारियों के द्वारा पूछे जा रहे जो शब्द हैं, प्रश्न है, उनका अर्थ जो है वो साहित्य से जोड़ते हुए उनका व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल रहे हैं। और आगे देखो, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। अब चांदी से भाव लिया है कवि ने, अपने जो बाल हैं सफेद बाल, सफेदी, उससे उन्होंने जोड़ दिया उसका अर्थ। और वो कह रहे हैं, तो जैसे अधिकारी कड़क करके बोलते हैं तो कवि भी क्या है, भड़क करके बोले, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। यानी आपको दिखाई नहीं दे रहा, चांदी तो मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, वो थोड़े आवेश में आकर के बोलते हैं, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। अब फिर नोट का अर्थ लिया है, यानी नोट शब्द के बारे में कहा है। नोट का अर्थ जो अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि रुपए पैसे हैं, लेकिन कवि जो है वो नोट का अर्थ जो है, भाव जो है वो व्यंग्यात्मक लेते हुए क्या उनको अर्थ बता रहे हैं कि परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार, कि भाई मैं परीक्षा से 1 महीने पहले नोट तैयार करूंगा, अभी मेरे पास कोई भी नोट तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से जो कवि हैं वो अधिकारियों के द्वारा, आयकर विभाग की जो टीम है उसके द्वारा पूछे जा रहे जो शब्द हैं उन शब्दों का व्यंग्यात्मक अर्थ लेते हुए उसको साहित्य से जोड़ रहे हैं। और आगे देखो, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। यानी मुद्रा का मतलब भी वही धन दौलत होती है, यानी धन के जो समानार्थी शब्द हैं उनका प्रयोग अधिकारी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो शब्द हैं उन सभी शब्दों का अलग अलग अर्थ जो है वो साहित्यिक रूप से वो जोड़ते हुए कवि जो है वो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने। तो मुद्रा से पूछते हैं तो मैं लरज कर बोला, जैसे उन्होंने गरज करके बोले वैसे ही वो सहनशीलता से बोलते हैं कि मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, कि हे महानुभाव, जो मुद्राओं के बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो मुद्राएं तो मेरे चेहरे पर है, उसके ऊपर पढ़ लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। अधिकारी लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं और चुपचाप गहन विचार करने लग जाते हैं। फिर शयन कक्ष में घुस गए, यानी फिर वो शयन कक्ष में चले जाते हैं, उनका जो सोने का कक्ष है वहां पर चले जाते हैं और शयन कक्ष में जाकर के क्या कहते हैं, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। यानी वो धन दौलत को ढूंढने के लिए वहां पर जो फटे पुराने जो तकिए वगैरह बिस्तरों पर पड़े हुए थे उनको नोचने लगते हैं, उनकी रुई को इधर उधर बिखेर देते हैं। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, धन को ढूंढने के लिए अधिकारियों ने वहां पर रखी हुई जो टूटी फूटी अलमारी थी उसको भी खंगाला, उसको भी देखा। रसोई की खाली पीपियों को टटोला, यानी रसोई की जो खाली पीपियां रखी हुई है तेल की इसकी, उनको सबको उल्टा कर करके देखा, सबके अंदर हाथ डाल करके देखा, कहीं भी उनको कुछ नहीं मिलता है। तो बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, यानी बच्चों के द्वारा जो सेविंग की जाती है उस गुल्लक को भी उन्होंने देखा, लेकिन गुल्लक में भी कुछ उनको नहीं मिला। पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। यानी सब में एक ही तत्व मिला है, वो कौन सा है, खाली। यानी खाली सभी प्रकार के जो बर्तन हैं, गुल्लक है, अलमारी है, तकिया है, खाली पीपियां है रसोई की, इन सब में अधिकारियों ने धन को बटोरना चाहा, धन को ढूंढना चाहा, रुपये पैसों को इधर उधर से ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनको कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। कनस्त्रों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। यानी शून्य ब्रह्मांड मतलब बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल खाली, यानी उसमें कुछ भी नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, यानी जब अरण्यकांड का मतलब होता है चारों तरफ जंगल का फैली हुई वस्तुएं,
तो जैसे इधर उधर पूरा सामान बिखरा हुआ था घर के अंदर, तो उस स्थिति को देख करके उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। जो अधिकारी लोग आए थे छापा डालने के लिए, उनका चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि पूरे घर अस्त व्यस्त हो जाता है, इधर उधर पूरे घर को सामानों को इधर उधर बिखेर देते हैं, तो वो अरण्य कांड के जैसा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति को देख करके अधिकारियों के जो चेहरे हैं वो मुरझा जाते हैं। आगे देखो बच्चों, जैसे और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। और जो अब तक अधिकारियों के हृदय के अंदर एक क्रोध समाया हुआ था, एक गुस्सा, आवेश, जोश था, उसकी जगह उनके हृदय में क्या समा गया? करुण रस। करुण का मतलब दया, भावना, यानी दया की भावना उनके हृदय में समाहित हो जाती है कवि के प्रति। और वे बोलते हैं, कवि से क्या बोलते हैं कि क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी कि हे मान्यवर, हमारे को क्षमा कर दीजिए, हम क्षमा प्रार्थी के योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमें किसी ने गलत सूचना प्रदान कर दी थी। इस कारण से हम आपके घर में आकर के धावा बोल दिए, छापा डाल दिए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अपनी असफलताओं पर वे मन ही मन पछताने लगे। जो अधिकारियों की जो टीम थी पूरी छापे की, आयकर विभाग की, वो सब, उनको जब असफलता मिल जाती है, सफलता कहीं भी नहीं मिलती है, कहीं भी उनको एक रुपया फूटी कोडी भी उनको कहीं नहीं मिलती है, तो वो मन ही मन पछताने लगते हैं और सिर झुकाकर वापस जाने लगते हैं। मैंने उन्हें रोक करके कहा, ठहरिए। जैसे ही वो वहां पर कुछ नहीं मिलता है तो हताश होकर के जैसे बाहर निकलने लगते हैं, तो कवि जो है उनको आवाज देते हैं पीछे से और उनको बोलते हैं कि ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। यानी आप इतना परेशान मत होइए, अपने आप को लज्जित मत करिए और मेरी बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, यानी मेरे घर में अगर कुछ धन निकलता तो उसको आप लेकर के जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? लेखक कवि जो है वो आयकर विभाग की जो टीम है उससे क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे घर में कुछ न कुछ धन मिलता, चाहे 1 रुपया मिलता, तो उसको आप छोड़ते नहीं और अपने साथ ले जाते। लेकिन जब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो आप मुझे कुछ न कुछ दे करके क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, यानी जिसके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे रखे हुए हैं, जिसके घरों में धन दौलत भरी पड़ी है, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, उसे आप छापे के माध्यम से निकलवा लेते हैं, क्योंकि वो अनधिकृत रूप से कमाई हुई जो धन है उसको आप इसका हवाला देकर के, आयकर विभाग का हवाला देकर के निकाल लेते हो। लेकिन अच्छी बात है, निकालना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए टूटी फूटी कुर्सी भी नहीं है, तो उनके यहाँ कम से कम सोने और बैठने के लिए एक तख्त तो डलवा दीजिए। यानी टूटा फूटा कोई सोने के लिए या बैठने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं आप। इस प्रकार से कवि जो है उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जब आपको कुछ नहीं मिला तो आप मेरे को कुछ न कुछ दे करके क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में टूटी फूटी कुर्सी भी नहीं है बैठने के लिए। तो जब भी कोई बाहर से आते हैं तो उनके बैठने के लिए और सोने के लिए कम से कम एक टूटा फूटा जो तख्त है वो तो डलवा दीजिए। तख्त जो होता है बच्चों लकड़ी का बना होता है, चार पाई का, यानी उसके मजबूत पाए होते हैं चार, और मजबूत लकड़ी का वो लगा रहता है, उसके ऊपर बड़े बड़े जो खीले हैं वो ठोक करके रखते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी जो कविता है छापा, जिसको ओम प्रकाश आदित्य ने बड़े रोचक ढंग से हास्य व्यंग्य के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया है। और ये जो कविता है छापा, इसको कहाँ से लिया गया है? कवि ने गोरी बेटी छत पर, उनका जो काव्य संग्रह है वहां से इसको लिया गया है, गोरी बेटी छत पर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि छापा का जो आयकर टीम है उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है और कैसे घरों के अंदर आयकर विभाग की टीम, जब उनको पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है और ऐसी वैसी जानकारी लेकर के वो जब चले जाते हैं तो उनको निराशा हाथ लगती है।
तो आशा करता हूं कि आपको ये कविता का जो भाव है, अर्थ है, मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। बच्चों, अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे कि जो नए नए जो वीडियो हैं वो आपकी चैनल पर आपको मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।